सूडान में फंसे भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए मोदी सरकार के ऑपरेशन कावेरी का लगातार असर हो रहा है। सूडान में फंसे बहुत सारे भारतीय अपने अपने घर वापसी कर रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार फरीदाबाद का है जो सूडान में रहकर नौकरी कर रहा था और अब घर वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहा है। हर समय यह डर लग रहा था कि ना जाने कब कौन सी मिसाइल घर पर गिर जाए और घर के साथ हमारे परखच्चे उड़ जाएं। लेकिन यह भारत सरकार की मेहरबानी है जिसके चलते हम सही सलामत भारत लौट पाए। यह कहना है फरीदाबाद के रहने वाले संतोष जैन और उनकी पत्नी ज्योति अग्रवाल का। संतोष अपनी पत्नी ज्योति, अपने बेटे अहिर हंत और बेटी आदि जैन के साथ पिछले कई वर्षों से सूडान में रह रहे थे। संतोष यहाँ की एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर कार्य करता था। संतोष के मुताबिक सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक सूडान में गृह युद्ध शुरू हो गया और उसके बाद तो जो हुआ वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। घर के बाहर सड़कों पर टैंक, आसमान में फाइटर जेट और जगह जगह से आती मौत की खबरें उन्हें लगातार बेचैन कर रही थी। हर समय यही डर लगता था कि ना जाने कौन सी मिसाइल पर उनके परिवार का नाम लिखा हो। संतोष और उनकी पत्नी अभी भी उन हालात को याद कर सिहर उठते हैं। उनके मुताबिक उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह सूडान से बचकर बाहर निकल पाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया और उन्हें सही सलामत उनके घर तक पहुंचाया। जैन परिवार के मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने भी उनका बहुत ख्याल रखा और एयरपोर्ट से न केवल उन्हें घर तक पहुंचाया बल्कि घर के अंदर तक छोड़कर खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि कभी भी भारत छोड़कर वह नहीं जाएंगे। अब पूरा परिवार भारत सरकार और हरियाणा सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद कर रहा है। नाम क्या है आपका? ज्योति अग्रवाल। ज्योति जी, सूडान में आप फंसे थे, क्या उन दिनों उस समय हालात थे और अब क्या महसूस कर रहे हैं? सर, हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। 16 को मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, वो स्कूल में थे और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे। उसी वक्त अचानक से मुझे एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है, तो मैं अपनी सिस्टर से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मुझे लगा शायद कोई सिलेंडर वगैरह कुछ बाहर फटा हुआ है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला शायद कोई सिलेंडर फट गया या कोई बादल फटा है। तो उसने कहा बाहर जाके देखो। मैंने कहा बाहर तो मैं नहीं जा रही। तो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जो लोकल है, उसने मुझे बताया कि खार्तूम की शायद हालत ख़राब है, तुम्हें पता है क्या? तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे 3 साल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो हमें लगा शायद अगेन आज प्रोटेस्ट है, तो शायद इसी वजह से मतलब कोई बमबारी या कोई मतलब बंदूकें चल रही होंगी वहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि 2 जो आर्मी हैं वो आपस में लड़ पड़ी हैं अचानक से। तो वो जो सिचुएशन थी वो वर्स्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि अगर पॉसिबल है बच्चों को लाना तो वो बताओ। तो उस वक्त मैंने ट्राई किया कि मैं क्या कैब बुक कर सकती हूँ या किसी तरीके से बच्चों को ला सकती हूँ स्कूल से। तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया कि मैं किसी भी तरीके से स्कूल जा सकूँ बच्चों को लेकर। और मेरे हस्बैंड वहाँ फंसे हुए थे, वो भी बच्चों को लेने नहीं जा पा रहे थे। फिर 2 बजे के आसपास मेरे बच्चे सेफ़ली घर आए, तो मुझे थोड़ा टेंशन फ्री हुआ कि शायद इतना नहीं होगा जो मेरे बच्चे घर आ गए हैं। पर मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि आज सेफ़ नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा गोलियां चल रही हैं, मिसाइलें चल रही हैं, बॉम्ब चल रहे हैं, तो मैं आज ऑफ़िस में ही रहूँगा, मैं घर नहीं आ रहा। तो मैं अपने दोनों बच्चों को एक कमरे में लेके कि उन्होंने बोला कि और कमरा घर भी लॉक कर लो अंदर से, कोई आता भी है तो भी घर ओपन मत करना, ये भी मत आवाज़ भी मत करना। और जो मेरी बेटी है वो थोड़ी चंचल है, वो क्या है जैसे किसी की बैल बजती है तो फटाफट भाग के दरवाज़ा खोल देती है। तो मैंने उसको भी रोक के रखा कि आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे, क्योंकि हमें एक डर था। मेरी मेड आई, मैंने उसके लिए भी दरवाज़ा नहीं खोला, यहाँ तक कि मैंने उससे बात भी नहीं की डर के मारे कि हो सकता है वो किसी को लेके आए और हमें लूट ले या कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं। तो वो एक डर बहुत ज़्यादा दिमाग में हमारे बैठा हुआ था। उसके बाद मेरे हस्बैंड का नेक्स्ट डे कॉल आया कि तुम लोग सेफ़ हो? कि हाँ हम सेफ़ हैं, प्लीज़ घर आ जाओ, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है इस वक्त। तो इन्होंने किसी भी तरह से ट्राई किया और ये सेफ़ली घर आ गए। उसके बाद हमें लगा कि चलो हम सेफ़ हैं। उसके बाद हम फ्रेंड से बात करते थे तो कोई कहता था कि अभी लोग मतलब सब सॉर्ट आउट होने वाला है, इतना नहीं है। सेकंड बंदा बोलता था कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। तो हमें खुद समझ में नहीं आता था कि होने क्या वाला है। फिर इनके कुछ कलीग्स थे, वो भी बहुत डरे हुए थे ऑफिस में। फिर उनका फ़ोन आता है एक दिन कि हम लोग आपके पास ही आना चाहते हैं, हम बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि कंपनी का माहौल बहुत ख़राब हो गया था बाहर से। फिर वो लोग भी हमारे पास सुबह 5 बजे या 5:30 बजे, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए जो गोलाबारी होती थी वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती थी, तो वो लोग हमारे पास आ गए। तो हमें थोड़ा सा लगे कि अभी हम 4 लोग थे, अब हम 6 लोग हैं एटलीस्ट एक घर में। पर जहाँ कहते हैं कि खाना पीना पानी वो सब
ख़त्म होने लगा था, तो एक टेंशन वो भी बढ़ने लगी थी कि अब हम कैसे सर्वाइव करें। तो उसी वक्त एम्बेसी के साथ जो कोऑर्डिनेट हुआ कि यहाँ से लोग निकल रहे हैं तो आप सोबा में आ जाइए, सोबा से आपको सब पिक कर लेंगे। तो हम सोबा पहुँचे। सोबा पहुँचने के बाद ये था कि जिस दिन हमें निकलना था, पता चला कि एम्बेसी की बसों में डीजल का इश्यूज़ आ रहा है। फिर इनकी कंपनी ने हेल्प करते हुए, ओमेगा स्टील ने उन्हें बोला कि डीजल जितना भी हमारे पास है, जितनी बसेज हो सकती हैं इस वक्त हम फिल कर सकते हैं और सारे यहीं से ही एक साथ निकलो ताकि आप लोग खुद को भी सेफ़ फील करोगे। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हम थोड़ी सेफ्टी फील करेंगे। पर निकलने के टाइम पे भी बहुत डर लग रहा था। लोकल लोग किस तरीके से बसों के अंदर आके आपको घूरते थे, देखते थे। ये डर लगता था कि कहीं कोई गोली ना मार दे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना कैश था, ना गोल्ड था, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि खाने का भी कोई सामान नहीं था हमारे पास, कपड़े भी नहीं थे हमारे पास। ऐसे लग रहा था कि जो हम रिफ्यूज़ी कभी मूवी देखते थे, वो हम खुद को एक रिफ्यूज़ी समझ रहे थे उस टाइम पे कि बस घर निकले हम लोग। अब घर वापसी हो गई है। अब घर वापसी हो गई है तो अब लग रहा है कि हाँ, हम भी एक पर्सन हैं, ये हमारी कोई आइडेंटिटी है, एक रिफ्यूज़ी नहीं है हम। वहाँ पे वो जो कंडीशन थी वो बहुत वर्स्ट थी। एक सरकार को हम एक थैंक्स कहना चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को थैंक्स फ्रॉम माय हार्ट कि उन्होंने हमें सेफली घर पहुँचाया। और स्टेट गवर्नमेंट को भी, जिन्होंने हमें स्पेशली एयरपोर्ट से घर तक सेफली ड्रॉप किया, जिन्होंने हमारी मेंटल कंडीशन को समझा। थैंक यू सर। संतोष जैनू, मैं खार्तूम जो सूडान के अंदर है, कैपिटल है, तो हमारे फैक्ट्री है ओमेगा स्टील के नाम से। वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस काम करते हैं। तो रेगुलर की तरह हम चल रहे थे, तो वहाँ से हम सारे लोग इकट्ठे, एम्बेसी के थ्रू बस आई थी। तो बस के अंदर कुछ, क्योंकि सब कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कुछ गोलाबारी चल रही थी, सब कुछ तो अवेलेबल कुछ नहीं था, ना डीजल, ना पेट्रोल, ना दुकान है, खाने पीने कुछ नहीं था। तो बसों के अंदर डीजल की भी शॉर्टेज आ गई। तो हमारी कंपनी में जितना भी डीजल था, हमने एम्बेसी को बोला कि आप कोई नहीं, आपसे बस का अरेंजमेंट हो रहा है, जहाँ से जितना हमारे पास, हमारी कंपनी के पास डीजल है, हम वो अरेंज कर देंगे, आप फिलअप करते हैं, आप बस भेजते रहिए और लोगों को इकट्ठा यहाँ कर लेते हैं। तो हमने भी कॉल किया, उन्होंने भी, सारे जितने भी इंडियन इकट्ठे हो सके, वहाँ से हमने एक जितनी बस निकल सकती निकालने की कोशिश करी इंडियन एम्बेसी के थ्रू। एम्बेसी पूरा ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो वहाँ से फिर गए हम बाई बस पर, लेकिन जा तो रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि हम सेफली पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, जब तक हम सेफ जगह पे नहीं पहुँचे। रास्ते में बहुत ज़्यादा इतनी बमबारी हो रही थी, फिर भी रास्ते के अंदर चेकिंग पॉइंट, मतलब सेफ़ नहीं था। एटलीस्ट 10 घंटे, 12 घंटे की जर्नी के बाद हम पोर्ट सूडान सेफली पहुँच गए। तो वहाँ से फिर वहाँ भी डर था कि कभी भी यहाँ भी हो सकता है, जब वो भी एक सूडान का ही पार्ट है। लेकिन फिर तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पर इंडियन नेवी आ गई। तो इंडियन नेवी को देख के फिर लगा कि हाँ, अब हम सेफ़ हैं। इंडियन नेवी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए, तो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया, उन्होंने सबसे मिले, सबको सेटिस्फेक्शन दिया कि हम आपको इंडिया तक पहुंचा के देंगे, सेफली पहुंचाएंगे आपके घर तक। तो हमको थोड़ा सा फिर उम्मीद लगी, हाँ भी अब हम पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने फुलफिल भी किया और इंडियन नेवी के थ्रू, भारत सरकार के थ्रू, जो उनका प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया था, अकॉर्डिंगली हम जेद्दा के थ्रू इंडिया तक पहुँचे। और फिर बाद में एयरपोर्ट पहुँचने के बाद भी हरियाणा सरकार ने, खट्टर साहब जी ने, जो उनकी सरकार है, और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हाई लेवल के, जो भी कलेक्टर साहब थे और कलेक्टर साहब डीसी आई थिंक में वो भी थे, और उनके रिप्रेजेंटेटिव और भी थे, जितने भी हरियाणा के बंदे थे जो भी हमारे साथ आए थे, और भी ऐसे थे, सबको वो स्पेशली अरेंज करके घर घर तक पहुंचा रहे थे। हमें भी घर तक, अपने जहां इतनी, जो कि पॉसिबल नहीं होता कई बार, उन्होंने अपनी पर्सनल कार हमें ड्रॉप करने के लिए घर तक सेफली पहुँचाने के लिए भेजी। तो हमें इतनी ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद थी कि हमें से जिंदा आ जाएंगे, लेकिन हमें घर तक पहुँचाएंगे, से घर के अंदर तक, घर के बाहर तक नहीं। एक होता है कि घर तक रोड पे ड्रॉप कर दिया, रोड से घर के अंदर तक, और खाने तक का अरेंजमेंट भी वो तक। इस तरह से तो लगा कि बाकी मोदी जी की सरकार और हरियाणा सरकार जो अपने नागरिकों के लिए कर रही है, सोचा नहीं था। मैंने तो नहीं सोचा, अपनी फैमिली ने नहीं सोचा कि इतने लेवल तक वो कर सकती है, अपने बंदों की सेवा कर रही है, नागरिकों की सेवा कर रही है। थैंक यू फॉर मिस्टर मोदी जी, भारत सरकार और हरियाणा सरकार, स्पेशली कलेक्टर साहब को भी, जो उन्होंने अपना टाइम निकाल कर, कितना टाइम नहीं होता उनके पास, उनका बहुत ज़्यादा उनके प्रोग्राम होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं। तो धन्यवाद।